फिल्म की शुरुआत में कैरेबियन शहर हैती में विक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्भवती पत्नी सरीन के साथ छुट्टियां मना रहा है। विक्टर पेशे से फोटोग्राफर है, इसलिए वह हर पल को कैमरे में कैद करना पसंद करता है। एक दिन अपनी पत्नी को होटल में छोड़कर विक्टर बाजार में कुछ जरूरी सामान खरीदने गया होता है। तभी एक भयानक भूकंप आता है। इस स्थिति में जब वह उसे बचाने जाता है तो अंततः उसकी जान नहीं बचती। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टर बताते हैं कि दोनों को एक साथ बचाना संभव नहीं है। या तो बच्चा बचेगा या उसकी माँ। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 13 साल बाद पर्सी जॉर्जिया में। विक्टर की बेटी एंजेला बड़ी हो गई है, लेकिन वह अभी भी अपनी माँ को बहुत याद करती है। जब भी उसे समय मिलता है वो अपनी पुरानी तस्वीरें, ब्रेसलेट और बैंगनी स्क्रब लेकर समय बिताती है। विक्टर बहुत अच्छे से घर संभाल रहा है और वह अपनी बेटी के साथ बहुत करीब है। एंजेला की बेस्ट फ्रेंड कैथरीन है, जो आज रात उसके घर होमवर्क करने आई। पहले विक्टर ने अनुमति नहीं दी, लेकिन डिनर से पहले आने की बात कहने पर वह राजी हो जाता है। लेकिन असल में वे होमवर्क नहीं, बल्कि जंगल में एक संतोषजनक बंकर में मोमबत्तियों और पेंडुलम के साथ आत्मा को बुलाने का रिचुअल करने चाहती है। असल में इसके जरिए एंजेला अपनी माँ के साथ संपर्क करना चाहती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वे जंगल में जाकर रिचुअल शुरू करती है। रात में विक्टर जब काम खत्म करके घर लौटता है तो देखता है कि एंजेला अभी तक घर नहीं आई है। फोन पर भी संपर्क नहीं हो रहा है। तभी वह कैथरीन के घर फोन करके जानता है कि वे दोनों वहां नहीं हैं, बल्कि किसी और दोस्त के घर गई हैं। लेकिन उसके संपर्क करने पर पता चलता है कि वे घर नहीं आई हैं, बल्कि उन्हें स्कूल से बाहर निकलते हुए जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। उसी अनुसार पुलिस के साथ विक्टर और कैथरीन के माता पिता टोनी और मिरांडा लड़कियों को खोजने जंगल आते हैं। लेकिन कहीं नहीं मिलने पर विक्टर उस बंकर के सामने जाकर एंजेला के कान की पा दिया और एक जूता खोज लेता है। फिर पुलिस की जांच शुरू होती है और खबर न्यूज चैनलों के माध्यम से आग की तरफ फैल जाती है। लेकिन लाइमलाइट में कैथरीन का नाम ज्यादा आ रहा था, क्योंकि उसका परिवार स्थानीय चर्च में एक अच्छे पद पर था। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। विक्टर उस दिन रात को जंगल के पास रहने वाले बेघर लोगों से लड़कियों के बारे में पूछताछ करता है। घर लौटने पर देखता है कि उसके पड़ोसी मिस्टर म्यूलन एंजेला को वापस लाने के लिए प्रार्थना और घर की शुद्धि कर रहे हैं। लेकिन विक्टर, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, सभी को भगा देता है। अब अजीब तरीके से अगले दिन जंगल से 30 मील दूर एक व्यक्ति के बर्न हाउस में इन दोनों लड़कियों को पाया जाता है। उस व्यक्ति ने पुलिस को खबर दी और उन्हें डायरेक्ट इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन बुनियादी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। फिर भी उनकी चिंता बढ़ा देती है, क्योंकि दोनों को देखकर बर्बाद लग रहा था। लेकिन उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, एकदम स्वस्थ। यहाँ तक कि उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार न होने के बावजूद आश्चर्य की बात है कि 30 मील खाली पांव चलने के लिए दोनों के पैरों में गहरे घाव थे और उनके अनुसार वे केवल कुछ घंटों के लिए लापता थे। लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि उन्हें 3 दिन बाद खोजा गया। पुलिस ने अलग अलग दोनों के बयान लिए तो वही बात थी। स्कूल से वे जंगल में घूमने गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। इस घटना के बाद लड़कियां घर लौट आती हैं। विक्टर एंजेला से शांति से मामले को जानने की कोशिश करते हैं तो वह कहती है, मैं माँ को बहुत याद कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे माँ हर रात मेरे साथ बात करती है। इसलिए उस दिन पेंडुलम और एक मोमबत्ती लेकर जंगल में माँ को बुला रही थी। फिर लगा माँ बात कर रही हैं, बस इतना ही। इसके बाद कुछ भी याद नहीं है। लेकिन विक्टर ने उस रात घर में कुछ अलौकिक गतिविधियों के साथ लड़की के अजीब व्यवहार को देखा। अगले दिन सुबह उठकर देखता है कि एंजेला बिस्तर में टॉयलेट कर चुकी है। विक्टर उसे सावधानी से बाथरूम में ले जाता है तो कुछ समय बाद अचानक एंजेला उस पर हमला कर देती है और मिर्गी रोगी की तरह रोने लगती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इंजेक्शन देकर शांत किया जाता है। उसकी स्थिति एक रात में काफी बदल गई है। पैरों के घाव से बीसीए निकल रहा है और पेट के अंदर उसने खुद तेज चीज से लिखा है, हेल्प मी। ठीक ऐसा ही घटना कैथरीन के साथ भी होती है। उनका परिवार रोज की तरह उस दिन चर्च गया था। बास्टर प्रार्थना के बाद रोटी और वाइन सबको दी जाती है। तब कैथरीन नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अस्पताल में विक्टर के साथ कप्तान के पिता माता की कुछ देर बातचीत होती है। टोनी का परिवार शुरू से धार्मिक है। उनके अनुसार लड़कियों ने जंगल में ऐसा कुछ किया है जिसके कारण अपवित्र आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर गई है, क्योंकि बाइबल के अनुसार यीशु ख्रीष्ट मृत्यु के बाद पहले नरक में जाकर 3 दिन बाद लौटते हैं।
ठीक हमारे लड़कियों की तरह, और संभवतः जंगल में जाकर वे अकेले नहीं लौटे। रात में आंटी एंजेला की स्वास्थ्य जांच करते समय अचानक एंजेला ऐसी कुछ बातें कहती है जिन्हें सुनकर उसे समझ में नहीं आता कि उसके अंदर किसी का वास है। अगले दिन आंटी विक्टर से मिलकर बारे में बताती है। असल में आंटी एक समय नन बनना चाहती थी, लेकिन कॉन्वेंट में जाने से पहले वह प्रेग्नेंट हो गई। कॉन्वेंट में जाने से पहले नियम के अनुसार अपना नाम बदलना होता है, तो उस अर्थ में अपना नाम आंटी सिस्टर मैरी जेवियर रखा था। लेकिन वह नन नहीं बन पाने के कारण यह नाम आज तक किसी को नहीं बताया। लेकिन एंजेला ने कल रहा, उसे पता था कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ, जो आंटी के अलावा किसी को जानने की बात नहीं थी। चाहते समय विक्टर को ए मदर एक्सप्लेनेशन नाम की एक किताब देकर जाती है। उस संदर्भ में विक्टर ने इस राइटर के बारे में बहुत रिसर्च की, और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है, क्योंकि इस किताब के राइटर और कोई नहीं, द एक्सॉर्सिस्ट पार्ट एक की पीड़िता रिगन की मां क्रिस मैग्निल है, जो अभिनय की लाइनें छोड़कर समय के साथ एक्सॉर्सिस्ट स्पेशलिस्ट बन गई है। विक्टर लंबी ड्राइव करके क्रिस से मिलने पहुंचता है। उनकी पहली बातचीत में एंजेला का विषय चर्चा में आता है और रिगन के बारे में बात होती है। दरअसल क्रिस ने अपनी सभी अनुभवों को किताब के माध्यम से रिलीज किया है, और रिगन के साथ उसकी मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण वे अलग हो गए और आज तक उसका कोई संबंध नहीं रखा। यहां तक कि वर्तमान में वह जीवित है या नहीं, यह भी क्रिस नहीं जानती। क्रिस जब एंजेला के बारे में अध्ययन करती है तो समझ में आता है कि इसके पीछे पजुजू डेमन का हाथ है, जिसकी पीड़िता रिगन खुद एक समय थी। इसलिए वे और देर नहीं करते और अगले दिन एंजेला से मिलने जाते हैं। वहां स्थानीय चर्च के फादर मेडॉक्स मौजूद होते हैं। बातचीत छोड़कर उन्हें याद आता है कि इतने सारे घटनाक्रम में किसी ने कैथरीन के घर से संपर्क नहीं किया है। इसलिए शाम को सभी टॉनी के घर आते हैं और देखते हैं कि उसकी स्थिति दयनीय है। स्थानीय चर्च में खबर न जाए, इसलिए वे जितना संभव हो सके घर में आइस हॉल से इस मामले को छिपाने की कोशिश करते हैं। जब क्रिस कैथरीन से मिलती है तो वह भयानक व्यवहार करने लगती है। दरअसल पजुजू ने दोनों को एक साथ वश में कर लिया है, और यहीं पर कैथरीन क्रिस को रिगन के नाम से मजाक बनाती है। जब क्रिस एक एक्सॉर्सिज्म के माध्यम से उसे शांत करने की कोशिश करती है तो कैथरीन जीसस क्रॉस उसकी दोनों आंखों में डाल देती है। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। एक तरफ क्रिस अस्पताल में है और दूसरी तरफ दोनों लड़कियां मौत के सामने खड़ी हैं। फादर मेडॉक्स चर्च के उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और जीसस की अनुमति मांगते हैं, लेकिन वे इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिस विक्टर से उम्मीद रखने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वह अभी भी यह मान सकती है कि रिगन अभी भी जीवित है तो वह क्यों नहीं। एक्सॉर्सिज्म सभी धर्मों में मौजूद है, शायद उसके आचार विधि अलग है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, भगवान में विश्वास रखते हुए शैतान को समूल नष्ट करना। एंजेला और कैथरीन दोनों को बचाना संभव है, लेकिन इसके लिए सभी को एकत्रित होना होगा। घर आकर विक्टर सबसे पहले मुलन को फोन करता है और मिस बिहाइंड का पता जुटाता है। उसी अनुसार अगले दिन उसके साथ मिलने पर वह मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब योजना के अनुसार अगले दिन दो लड़कियों को अस्पताल से घर लाकर बिहाइंड ने एक एक्सॉरिज्म शुरू किया, लेकिन फादर मेडॉक्स ने बताया कि वह चाहकर भी चर्च के खिलाफ जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि चर्च ने लड़कियों को साइकियाट्रिक चेकअप के अधीन रहने के लिए कहा है। लेकिन विक्टर आज पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए कोई उपाय न होने पर मेडॉक्स यह जिम्मेदारी एन को देते हैं, क्योंकि एक समय वह खुद भी रोमन चर्च के अधीन बहुत कुछ सीख चुकी है, और शायद इसी रात के लिए भगवान ने खुद एन को कॉन्वेंट से निकालकर विक्टर के घर के पास स्थान दिया है। अब समय आ गया है सबके एकत्रित होने का। जब दोनों तरफ से एक्सॉरिज्म शुरू होता है तो पजुजू अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। इस बीच देखा जाता है कि दोनों लड़कियों की हार्ट बीट एक साथ चल रही है। मिस बिहाइंड ने सभी को एक एक लॉकेट दिया पढ़ने के लिए, और साथ में चेतावनी दी कि जब तक रिचुअल पूरा नहीं होता लड़कियों को कोई छू न सके। एन तब तक भगवान का वचन ऊंचे स्वर में पढ़ रही है। पजुजू एन को बच्चे की बात याद दिलाता है और बाकी को भी इमोशनल डाउन करने की कोशिश करता है। एंजेला विक्टर की ओर देखते हुए आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, तू तो भगवान पर विश्वास नहीं करता, तेरा क्या होगा, सोच लिया है। लेकिन सबके बीच शांत बिहाइंड लड़कियों की शुद्धिकरण शुरू करते ही
उनके पूरे शरीर में गर्म पानी के छिड़काव जैसा जलन शुरू हो जाती है और दोनों के भीतर से एक अजीब पीली पदार्थ निकलने लगता है जो आग के साथ मिलकर बिलिंग हो जाता है। अब बेहाइट शुद्धिकरण का बाकी पानी विक्टर को घर से कुछ दूर पूर्व कोने में फेंकने के लिए कहता है। विक्टर उसी अनुसार बाहर फेंकने जाता है और देखता है कि मैडॉक्स गाड़ी में बैठा है। तब तक घर की स्थिति भयावह हो चुकी है। एंजेला विक्टर को उस दिन की याद दिलाती है जब सोरेन अस्पताल आया था, उस समय जब डॉक्टर ने कहा था कि उनमें से एक को ही बचाना संभव है। तब विक्टर ने सोरेन को बचाने के लिए कहा था। इसलिए बार बार एंजेला में मौजूद पजुजू विक्टर को आज भी उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जिसके अनुसार वे किसी एक लड़की को जीवित पाएंगे और अगर वे किसी को नहीं चुनते हैं तो दोनों ही मर जाएंगे। अब परिणाम सबकी इच्छाओं पर निर्भर कर रहा है। तब तक दोनों चिल्लाकर एक दूसरे के माता पिता को मजबूर करने लगते हैं उन्हें बचाने के लिए, लेकिन कोई किसी का नाम बताना नहीं चाहता। और तभी भगवान का वचन ऊंचे स्वर में बोलते हुए फादर मैडॉक्स प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही सबके मन में एक नई आशा का संचार होता है। वह दोनों के सिर पर हाथ रखकर पजुजू को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके प्रभाव में मैडॉक्स का सिर उल्टी दिशा में घूम जाता है और वह भयानक तरीके से मर जाते हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख विक्टर सोरेन के बैंगनी स्क्रब एंजेला के गले में डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने के लिए कहते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत करने के बावजूद एंजेला बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच टोनी कैथरीन को देख लेता है और गड़बड़ हो जाती है। एंजेला सांस खोने लगती है और अचानक हवा में एक अजीब दैत्यात्मक प्रकाश उसके चारों ओर घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अपार्थिव अंधकार से खींचने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बंदर जैसी चीखें हैं, दूसरी तरफ क्रिस दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहा है। एंजेला के मुंह से काला खून रुकते रुकते निकलकर छत की ओर जाने लगता है, जैसे वह नरक के प्रवेश द्वार के साथ एक झटके में फर्श पर गिरने वाली है। कैथरीन स्वस्थ हो जाती है। विक्टर अपनी बेटी को गले लगाता है और तभी एक चौंकाने वाली घटना घटित होती है। अचानक कैथरीन की सांस रुक जाती है। वह देखती है कि वह जंगल के उस परित्यक्त बंकर में खड़ी है। तभी पानी के भीतर से दो दैत्यात्मक हाथ बाहर आते हैं और कहते हैं, मैंने तुझे चुन लिया। इसके साथ ही एंजेला के शरीर में जीवन का संचार होता है। दरअसल पाजुजू ने सधी के साथ छल किया था, क्योंकि उसने तय किया था कि जिसे बाकी लोग बचाना चाहेंगे उसे ही मारेगा। इसलिए अगर टोनी कैथरीन को चाहता है तो एंजेला बच जाती है और इस तरह एक भयावह रात का अंत होता है जिसकी याद शायद कोई नहीं रखना चाहेगा। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। एंजेला अब स्वस्थ है और कैथरीन के मामले को टोनी और बाकी लोग धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। एंजेला आज भी स्कूल में अपनी बगल की टेबल देखकर कैथरीन को बहुत याद करती है और दूसरी ओर क्रिस की मनोकामना भी सच होती है, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी रेगन उससे मिलने आती है। और इस घटना के साथ द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर्स की कहानी समाप्त होती है।